हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। यूपीपीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और मुख्य परीक्षा होने वाली है। ऐसे में मेंस के लिए स्पेशल क्लास 20 फरवरी से मैं शुरू करने जा रहा हूं, यानी मंडे से, कल से। पीछे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। आई हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस in the last 2 videos. It is third question which has been asked in 2015 UPPCSJ mains examination, and it is question number 7C, 7 part C, and it is of law of evidence. ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रश्न है। The question is that all facts except the contents of document may be proved by oral evidence, which in all cases be direct. Discuss in brief. एक दस्तावेज के अंतर वस्तुओं के अतिरिक्त सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है जो प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होने चाहिए। संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ओके, अब प्रश्न यह है, संक्षिप्त विवेचना करने के लिए कहा गया है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 200 नंबर में 10 नंबर, 200 नंबर में 10 नंबर का मतलब क्या है? 5%. So 5% time you have to spend on this, and that would be 5% टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे तो 10% होता है 18 मिनट। यहां होगा आपका 9 मिनट। सो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद इन 9 to 10 minutes. Along with reading the question, the time included in this, the time for reading the question is also included. 10 मिनट में ही आपको प्रश्न को समझना भी है, उत्तर भी लिखना है। फिर भी ये कोई घड़ी देखकर कही जाने वाली बात नहीं है। आप 1 मिनट अधिक या कम कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको दूसरे क्वेश्चन में एडजस्ट करना है, क्योंकि जो टोटल टाइम लेंथ है वो 180 मिनट्स की है। वो नहीं इंक्रीज होगी, वो जहां है वहीं रहेगी। होगा क्या कि इस क्वेश्चन को आप इनिशिएशन में यानी आरंभ में करेंगे, बिगिनिंग में करेंगे तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे इस पे, और बाद में करते हैं तो स्पीड फास्ट हो जाती है, कम टाइम में कर देंगे। फिर भी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 2 बातें पूछ रहा है। एक तो कि दस्तावेज के अंतर वस्तुओं के अतिरिक्त सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है जो प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए। संक्षिप्त विवेचना करिए। यह विवेचना 2 बातों की है। एक तो कि मौखिक साक्ष्य से दस्तावेज की अंतर वस्तु नहीं साबित की जा सकती। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कांट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस बिकॉज हियर एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। So why and when it is proved by document oral evidence? And the second is, what do you mean by that oral evidence must be direct? So directness of oral evidence means what? When an oral evidence is called to be direct, कब किसी मौखिक साक्ष्य को प्रत्यक्ष कहते हैं? 2 बातें आपसे पूछी जा रही हैं। फ्रेज एक है, सेंटेंस एक है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। The first is answered through section 59, that all facts except content of documents may be proved by oral evidence. It is rule of section 59 of the Indian Evidence Act. Why content of document is not allowed to be proved by oral evidence? तो आप why का रीजन लिखेंगे। पहले तो कहां लिखा है? सेक्शन 59 में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु पर सबसे बढ़िया साधन क्या है? कोई दस्तावेज स्वयं। सो when a party has to prove, when in a court content of a document is to be proved, the best evidence is document itself, which contents is to be proved. So as per golden rule of law of evidence, other evidences should be excluded, so why the best evidence could be given to the court. तो पहले तो इस बात की व्याख्या आप लिखेंगे कि मौखिक साक्ष्य को दस्तावेज की अंतर्वस्तु के साक्ष्य के रूप में वर्जित क्यों किया गया। क्यों वर्जित किया गया? तो उसमें आपका उत्तर होगा
कि दस्तावेज के अंतर वस्तु के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य क्या है? स्वयं दस्तावेज। अतः अन्य सभी साक्ष्यों को अपवर्जित करने पर वह न्यायालय में ही प्रस्तुत की जाएगी। अतः सर्वोत्तम प्रत्येक दशा में सर्वोत्तम साक्ष्य ही न्यायालय में आए, इसलिए ही निम्नतर साक्ष्यों को वर्जित किया जाना विधि का उद्देश्य है। और यहां दस्तावेज के अंतर वस्तु पर दस्तावेज स्वयं, जिसकी अंतर वस्तु पर प्रश्न है, सर्वोत्तम साक्ष्य है, जिसे लाने के लिए अन्य साक्ष्यों के रूप में मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है। परंतु यह अपवर्जन आत्यंतिक नहीं है, बट दिस एक्सक्लूजन इज नॉट एब्सोल्यूट, बट oral account is a kind of secondary evidence. Oral account of a document is, of a content of document is secondary evidence of content of document, as per section 63 of the Indian Evidence Act. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अनुसार किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत उसका द्वितीयक साक्ष्य है, which can be used to prove the content of the document, of such document, in the cases specified in section 65 A, C, D and G, जिसे किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के साक्ष्य के रूप में उन दशाओं में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है जिनका उल्लेख धारा 65 के खंड क, ग, घ और छ में किया गया है। In such cases, oral evidence is allowed to prove a content of document, but not as an oral evidence, but in form of secondary evidence as oral account. अब आपका ये सेक्शन 59 का पार्ट पूरा हुआ। क्यों नहीं दिया जाएगा? फिर समझिए, किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य क्यों अपवर्जित किया गया 59 में? द बेस्ट एविडेंस आने के लिए। और वो कब दिया जा सकता है, किस रूप में? तो इसके लिए आप सेक्शन 63 में ओरल एविडेंस, ओरल अकाउंट, वहां ओरल अकाउंट टर्म का यूज है, लेकिन ओरल अकाउंट जो कोई देने आएगा उसको विटनेस कहेंगे, और उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो है एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। तो दो एज सेकेंडरी एविडेंस इट इज कॉल्ड एज ओरल अकाउंट, बट एक्चुअली इट इज ओरल एविडेंस, because the person gives, or the person is called to give that kind of oral account is called as witness, and his statement is cross-examined as so by it is evidence. ठीक है? तो उसका कथन जो है वो साक्ष्य की परिभाषा में आने के नाते मौखिक साक्ष्य, भले ही धारा 63 में उसको मौखिक वृत्तांत के रूप में कहा गया है। तो ये आपके पहले भाग का उत्तर हुआ। दूसरा, इट मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस। The rule of directness has been provided under section 60. As per this section, an evidence is direct if it is given by a person who has directly perceived it through his own senses, or if it is a fact of feeling, then he has himself realized the feeling. And such, as per illustration, you have to give illustration here, as per the illustration section used in section 60. धारा 60 में जो दृष्टांत दिया गया उनका आप उल्लेख करेंगे। ठीक है? Why direct evidence is admissible, and as an antonym, it reflects that hearsay evidences are excluded. Evidences are excluded. धारा 60 से आप देंगे कि धारा 60 में साक्ष्य के, सर्वोत्तम साक्ष्य की ग्राह्यता का दूसरा नियम लिखा हुआ है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात यह उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसने उस तथ्य को अपने उस इंद्रिय से ग्रहण किया है जिस इंद्रिय से वो ग्रहण किए जाने योग्य है। अर्थात यदि वह देखे जाने वाला तथ्य है, उसने स्वयं देखा है, सुने जाने वाला उसने स्वयं सुना है, सूंघे जाने, ऐसे करके दृष्टांत लिखेंगे धारा 60 का। और एक बात और, यदि यह महसूस करने वाला तथ्य है तो उसने स्वयं महसूस किया हो। किसने? साक्षी ने। अर्थात धारा 60 अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित करती। अनुश्रुत साक्ष्य को क्यों अपवर्जित किया जाता है? क्योंकि सुनी सुनाई बातों में झूठ का मिलान ज्यादा हो जाता है। Untruth may be mixed, can be mixed, or usually mixed in hearsay. Okay, and the person
हु गिव्स हियर्स एविडेंस कांट बी एग्जामिन्ड। अगर आप किसी हियर्स एविडेंस देने वाले से बात करेंगे तो एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा। जैसे कुछ पूछेंगे, उसने कहा, आप कहेंगे वहां क्या हुआ, वो बताएगा। आपने पूछा कैसे देखा, वो मैं तो नहीं देखा, वो तो फला बता रहा था, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इस नाते हियर्स एविडेंस नॉट अलाउड है और नेवर नेवर अलाउड है। अब ये अलग बात है कि आपकी किताब में पढ़ा दिया गया है कि देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस देयर टू, मैं जानता हूं कोई एक्सेप्शन नहीं है। इवन जो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट देने आता है, वो किस बात का एविडेंस देने आता है, वो किस बात का एविडेंस देता है, वो डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस देता है। तो ये उसी पर्सन का होना चाहिए जिससे उसने वो डाइंग डिक्लेरेशन किया। अगर कोई एडमिशन का एविडेंस देने वाला है तो एडमिशन का एविडेंस वही देगा जिससे कथनकर्ता ने एडमिट किया। ये नहीं कि वो किसी और को बोल दे वो डाके खा ले, नहीं। तो रूल ऑफ डार्कनेस तो यहां भी लागू है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किताब में न जाने कहां से कभी किसी जमाने में डाइंग डिक्लेरेशन, सेम ट्रांजेक्शन, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन या एडमिशन कॉन्फेशन पर इसका एक्सेप्शन का ठप्पा लग गया और उसको हियर से कह दिया गया और तब से आज तक उसको हियर से कहा जा रहा है। एक्चुअली दैट्स नॉट हियर से, दैट इज आल्सो डायरेक्ट। डाइंग डिक्लेरेशन में आप क्या चीज रिलेवेंट मानते हैं? द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड पर्सन, इट इज एन स्टेटमेंट, सो इट इज अ फैक्ट टू बी हर्ड, सो इट मस्ट बी गिवन बाय दैट पर्सन हु हैज हर्ड हिमसेल्फ। ये एक ऐसा तथ्य है, कथन है, तो कथन क्या है? जिसने सुना वो स्वयं आकर दे। अगर डायरेक्टनेस के रूल का एक्सेप्शन डिक्लेयर कर देंगे इसको आप, तो फिर तो किसी ने मुझसे कथन किया, मैं अपनी पत्नी से बता दिया, पत्नी ने अपने भाई से बता दिया, भाई ने अपने दोस्त से बता दिया, और आप कहेंगे कि सर इस तो सेक्शन 60 का एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन, तो फिर कोई भी आके बता दे। क्या ऐसा होगा? नहीं। उसे ही बुलाया जाएगा जिसने मृतक के कथनों को खुद सुना, जिससे मृतक ने किया, तो वहां भी रूल ऑफ डायरेक्टनेस है। तो आप यहां पे अब आपको मैं दो रास्ते दे रहा हूं, क्योंकि ये मेंस है, प्री में तो मैंने ये कहा था मेंस इंटरव्यू है। मेंस और इंटरव्यू में आप अपने लॉजिक लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो क्रांतिकारी तरीके से जो मैं बता रहा हूं उसमें लिखिए कि यद्यपि यह कहा जाता है कि धारा 32 या धारा 17 या 17 से लगाए 31 यानी कि स्वीकृति, संस्वीकृति और मृत्युकालिक कथन आदि इसके अपवाद ग्रहित करते हैं, परंतु यह सही नहीं है। बल्कि स्वीकृति, संस्वीकृति और मृत्युकालिक कथन जैसे कथन जो कथन होने के नाते ग्राह्य है, वह भी उसी साक्षी के द्वारा लाए जाने चाहिए जिससे वह कथन कथनकर्ता ने किया हो, न कि उसके द्वारा किसी अन्य से बता देने पर। अर्थात प्रत्यक्षता का नियम यहां भी लागू है। एकदम एक गलत बात प्रचारित हो गई कि यह प्रत्यक्षता के नियम के अपवाद है और हियर से यहां एडमिशनल है। ये जान लीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन जो रिलेवेंट है उसमें डिसीज्ड पर्सन कहा है कि मुझे कौन ने चाकू मारा। जब आप डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस विटनेस बन के जाते हैं तो आप इस फैक्ट के विटनेस नहीं है कि किसने मारा, बल्कि आप इस फैक्ट के विटनेस होते हैं कि मृतक ने आपसे क्या कहा। आपका फैक्ट ये होता है जिसके आप विटनेस होते हैं, और वही आपको बताना होता है। इसके लिए आप ही को जाना पड़ेगा अगर आपसे कहा तो। यानी डार्कनेस का रूल यहां लागू हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कारण से न जाने कहां से किस विद्वान ने अपवाद बना दिया और फिर सब लिखे जा रहे हैं, सब एक से एक बड़े बड़े विद्वान सब लिखे चले जा रहे हैं। तो चूंकि मेंस आप लिखने जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो उसमें दृष्टांत देकर लिखें, लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि आप स्थापित बात से अलग लिख रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो स्थापित हो गया ना एक बार, तो फिर बड़ा मुश्किल है उसको हिला पाना। तो अगर आप इसका रिस्क लेते हैं, समझिएगा मैं दोनों बात बता दे रहा हूं, या तो आप नॉर्मल जैसे लिखते हैं लिख दीजिए, उसमें नॉर्मल नंबर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो इसको बाकायदा इलस्ट्रेट कर दीजिएगा कि इस पर प्रत्यक्षता का नियम लागू है। यथा मृतक क ने अपने मृत्यु के कारणों के बारे में ख से एक कथन किया और तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि क ने मृत्युकालिक कथन के रूप में क्या कथन किया, इस पर प्रत्यक्षता का नियम लागू होने के नाते केवल ख ही उसका साक्षी होगा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्युकालिक कथन पर प्रत्यक्षता का नियम लागू नहीं है। यदि ऐसा कर दिया जाए तो, यदि इस पर वो नियम लागू न किया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि मृतक के कथन को ख के बजाय अन्य लोग भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिनसे ख ने बात कही या जिससे उन्होंने कही, उन्होंने आगे जाकर किसी से कही। इतना अगर आप एक्सप्लेन करने की क्षमता वहां रखें दृष्टांत के साथ, तब तो आप रिस्क लीजिएगा और तब डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही इलस्ट्रेट करेंगे तुरंत हर एक्सपर्ट के समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जो यूजुअली लिखा जाता है वो लिखिएगा। और ये दोनों लिखने के बाद, तो अगर यहां डायरेक्टनेस का रूल क्यों है? क्योंकि हियर से में क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसने खुद से परसीव नहीं किया है। नॉर्मल विटनेस में एक फॉल्ट हो सकता है परसीविंग का, यहां परसीविंग और ओपिनियन दोनों का फॉल्ट है।
क्योंकि उसने तो वो सुना ही नहीं या वो देखा ही नहीं जिस पर प्रश्न है, उसको तो किसी ने बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसमें कोई बहुत अलग से बात लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे केसेस लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी फ्रेमिंग केवल इंपॉर्टेंट है और इतना ही सफिशियंट होगी। ठीक है, एक बात जान लीजिए कि जब मैं मेंस के लिए जो क्लास कल से शुरू होने जा रही है उसमें मैं विधिवत बताऊंगा इनके बारे में। जब आप क्रॉस क्वेश्चन भी करने लायक रहेंगे, अभी तो ये यूट्यूब पर वीडियो जा रही है, वो भी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो उसमें आप अपने भी क्वेश्चन डालेंगे कि सर मैं यार आगे यहां तक लिखूंगा तो आगे क्या मुझे प्रॉब्लम आएगी या मैं आगे क्या लिखूंगा। ठीक है, तो कल से सुबह से कल 8:30 बजे क्लास होगी, आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8957568536 8957568536। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद।